नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। अफगानिस्तान में हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। एक तरफ तो जुमे के बाद से जो इंतजार लगातार तवील होता जा रहा है, चूंकि गुज़िश्ता जुमे को इस बात का इंतजार था और इस बात का ऐलान था कि बहुत जल्द मुमकिन था कि जुमे के बाद ही इस बात का ऐलान किया जाता कि हुकूमत की तश्कील में क्या क्या अहम किरदार होंगे, कौन कौन अहम जिम्मेदारी के साथ होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब सवाल इस बात को लेकर बढ़ के कि क्या जो तालिबानी जो पूरा नेटवर्क है और जो उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, अलग अलग उसमें जो गिरोह हैं, क्या उनमें आपस में नहीं बन रही है, क्या किसी तरह का कोई इख्तलाफ है। इसी में यह खबर आई कि पंजशीर वादी से एनआरएफ से जबरदस्त मज़ाहमत का सामना है तालिबान को और शायद हुकूमत की तश्कील इसके वजह कर ताखीर हुई है। खबर यह भी आई कि पाकिस्तान से, यानी जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां से भी जो आईएसआई के चीफ है उनका भी दौरा हुआ। खबर यह भी अब आ रही है कि पंजशीर पर तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, जैसा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के तर्जुमान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का दावा किया है। लेकिन यह बात भी सामने आ रही है कि एनआरएफ का कहना है कि उसके जो लड़ाके हैं वो अब भी अपनी अहम पोजीशनों पर तैनात हैं। इस बीच दावा इस बात को भी लेकर किया जा रहा है कि तालिबान बहुत जल्द अपनी हुकूमत की तश्कील दे देंगे और क़याम हुकूमत के मौके पर उन्होंने कुछ खास ममालिक को मदऊ भी किया है, जिनमें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी नाम है, जिसमें नाम तुर्की का भी है, जिसमें चीन का भी है, रशिया का भी है, जिसमें कतर का भी है और जिसमें नाम रूस का भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई यह सब कुछ तेजी से जो होता चला जा रहा है, अब तालिबान वाकई उनकी पोजीशन इतनी मुस्तहकम हो गई है कि पंजशीर से अब उन्हें कोई खतरा नहीं रहा और अब वो अब उस मकाम पर हैं कि हुकूमत को तश्कील दें। क्या और ऐसे ममालिक हैं, यूरोपियन यूनियन का इस पर क्या मौकफ है, मगरबी मालिक का क्या मौकफ है, इन तमाम सवालों के जवाब अगले आधे घंटे में अपने खास मेहमानों से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले आपको हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं और इन 4 तस्वीरों के बाद ही हम अपने मेहमानों का आपसे तारुफ भी कराएंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट का पैनल है वो मौजूद है, लेकिन ये 4 तस्वीरें पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए। पंजशीर वादी पर तालिबान का यह दावा है कि उसने मुकम्मल कब्जा कर लिया है, मुकम्मल पंजशीर पर अपना इख्तियार हासिल कर लिया है और उसके दावे को सच दिखाती कुछ तस्वीरें सामने हैं। उन तस्वीरों में से एक आप देखिए, जो पहली तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि तालिबान जो है उसने गवर्नर हाउस में, वहां पंजशीर का जो कैपिटल कहा जाता है, वहां किस तरह से तालिबान ने अपने झंडे फहराए हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो अहमद मसूद है उनके घर तक तालिबान ने रिसाई हासिल की है और वहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीर आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। और तालिबान जो पंजशीर का बिल्कुल मरकजी इलाका है, जो शाहराह है, तालिबान की गाड़ियां, तालिबान के जो हिमायती हैं या जो तालिबान के फाइटर्स हैं, वो आपको इन इलाकों में नजर आ रहे हैं, जहां पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स अहमद शाह मसूद की भी लगी हुई है, जो अहमद मसूद के वालिद थे। और चौथी तस्वीर आप देखिए कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन यानी क़याम हुकूमत को लेकर जो तालिबान का दावा है उसको लेकर कुछ सरगर्मी नजर आती है। जैसा बताया जा रहा है कि पूरी तैयारी है और अनकरीब यानी बहुत जल्द तालिबान जो है क़याम हुकूमत का ऐलान करने वाले हैं। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक चंद ममालिक को तालिबान ने इस खास मौके के लिए मदऊ भी किया है, जिसमें पाकिस्तान का नाम है, जिसमें चीन का नाम है, जिसमें रूस का नाम है, जिसमें कतर है, जिसमें तुर्की है। तो इस तरह से ये नाम सामने आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर पैदा हो रहा है कि जो तालिबान कहता रहा है क्या उस पर वो अमल भी करता रहा है। सवाल इस बात को लेकर आ रहा है कि क्या
जो पंजशीर में जो मुकम्मल इख्तियार या कंट्रोल हासिल करने का जो तालिबान का दावा है, वो तालिबान ने अकेले अपने बूते किया है या उसमें उसने पड़ोसी ममालिक या पड़ोसी मुल्क की मदद ली है? और इससे आगे क्या इससे पहले जो कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि तालिबान के अंदर ही जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, हक्कानी नेटवर्क है, हक्कानी ग्रुप है, या जो अखुंदजादा है, या फिर मुल्ला गनी बरादर है, क्या आपस में कुछ ऐसी बात है जिसको लेकर ये तश्कील हुकूमत में ताखिर हो रही है? इसी पर हम खासतौर से आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ है शालेंद्र वागू, हमारे नेशनल एडिटर है नेशनल ब्यूरो के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुहिबुल हक साहब, जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं एएमयू में और जो आलमी उमूर पर बहुत गहरी नजर रखते हैं, और त्रिगुनायत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले शालिंदर आपके पास आना चाहूंगा कि क्या ताजा इत्तलात हासिल हो रही है, मौसूल हो रही है काबुल से, और क्या दिल्ली में काबुल में बदलती सूरत हाल को लेकर कोई बैठक हो रही है? देखिए, जिस तरह के हालात पिछले दिनों बने थे 15 अगस्त के बाद से, खासतौर से तालिबान के कब्जे के बाद, अब जो आखिरी लड़ाई थी वो पंजशीर की लड़ाई थी। पंजशीर को लेकर अब ये साफ हो चुका है कि तालिबान का कब्जा पंजशीर पर भी हो चुका है। और आज सुबह जो तस्वीरें सामने आ रही थी कि गवर्नर हाउस के बाहर तालिबान का झंडा लहराया गया, उसके साथ ही साथ अहमद मसूद के घर पर भी अब तालिबान का कब्जा है। और ये भी खबरें आ रही थी कि अहमद मसूद और साथ ही जो अमरुल्लाह सालेह हैं, अब वो किसी सुरक्षित ठिकाने पे है। हालांकि उन पर भी कल रात को हमले किए गए। इस तरह की खबरें भी थी कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा पा लिया है, क्योंकि आईएसआई चीफ भी 2 दिन पहले दिखाई दिए थे काबुल में। तो फिलहाल अगर हम बात करें दिल्ली की, तो फिलहाल दिल्ली में एक बैठक अभी चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के निवास पे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, और वहीं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी इस बैठक में है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि इसमें अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हो रही है या नहीं। हालांकि बैठक फिलहाल अभी दिल्ली में चल रही है। और वहीं बात करें अहमद मसूद की, तो अहमद मसूद की तरफ से एक वीडियो जारी किया, ऑडियो स्टेटमेंट जारी किया गया है करीब 19 मिनट का, जिसमें उन्होंने रेजिस्टेंस की बात की और उन्होंने कहा कि आखिरी दम तक वो लड़ेंगे। और अफगानिस्तान के लोगों को उन्होंने कहा है, आवाम को कहा है कि वो एक रेजिस्टेंस खड़ी करे, अपराइजिंग खड़ी करे तालिबान के खिलाफ। और उन्होंने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तालिबान की तरफ से कहा गया है अब मुकम्मल तरीके से अफगानिस्तान पर उनका कब्जा है, जिसमें पंजशीर भी शामिल है। और उन्होंने ऑफिशियली कहा है ये कि अब अफगानिस्तान में वॉर जो है वो खत्म हो गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है ज़बीउल्लाह की तरफ से, और उन्होंने ये तमाम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साझा की है। जी शालिंदर, मैं हमारे साथ अनिल त्रिगुनायत है, उनसे मैं जानना चाहूंगा, फॉर्मर एम्बेसडर है। सर, मेरा सवाल ये है कि जिन हालात में, यानी 15 अगस्त से लेकर ये 6 सितंबर तक के जो हालात आप देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि तालिबान वाकई एक ऐसी राह पर है, ऐसे तरीके पर वो चल रहा है कि अब वो गवर्नमेंट न सिर्फ ये कि फॉर्म कर लेगा, और जो 6-7 ममालिक के नाम सामने आए हैं कि उसे उन्होंने इनवाइट किया है, तो इन सब को देखकर क्या लग रहा है, किस तरफ तालिबान आगे बढ़ता जा रहा है? देखिए, जहाँ तक तालिबान के बारे में है, ये तो बात सच है कि वो कोई मोनोलिथ ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। तालिबान में अपने खुद कई सारे ग्रुप्स हैं, जैसे हक्कानी ग्रुप है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, और दूसरी तरफ आपके पास मुल्ला बरादर और ये उनके द्वारा जो क्रीमी लेयर जिसको कहें, जो आजकल पॉलिटिकल कंसल्टेशंस में रही है सालों से अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में, तो उनके पास तो डेफिनेटली ये इस तरह की प्रॉब्लम्स तो हैं ही। दूसरी चीज़ ये कि किस तरह से वो बाकी लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे जो दूसरे ग्रुप्स हैं वहाँ पर जो लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि डिले जो हुई है वो ख़ास तौर से इस वजह से भी हुई कि जो दूसरे जैसे ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, दूसरे लीडर्स हैं, और चूंकि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, तो इसलिए उनको इसमें अब लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कहिए, चाहे आप कतार कहिए, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी, हर एक आदमी ये चाहता है किसी तरह से गवर्नमेंट बने। और अब चूंकि लग रहा है कि पंजशीर उनके कब्जे में आ गया है, तो चूंकि अब वो लास्ट एक माइल उनके जो एक बेसिक प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी एक यूनिटी काइंड ऑफ बनाने की जो गवर्नमेंट की थी, वो एक तरह से हर्डल खत्म हो जा रही है उसमें। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में हमें ये लगे कि गवर्नमेंट अनाउंस हो जाए वहां पर। जी,
मैं एक सवाल आपसे और जोड़ना चाहूंगा कि आपसे खास तौर से मुझे इसी मौजू पर बात करना थी कि तालिबान ने पहले भी हुकूमत तो चलाई है, तकरीबन 5 साल वो क़यादत उन्होंने की। क्या इस बार का तालिबान जो पिछले 5 साल की क़यादत रही और इस बार के तालिबान में आप कुछ फ़र्क देखते हैं, ख़ासतौर से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ किस तरह से रिलेशन मेंटेन कर रहा है उस बात को लेकर, और क्या इस बार का तालिबान कुछ ऐसे कदम बढ़ा रहा है जिससे ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत पॉलिटिकली मैच्योर हो चुका है? देखिए, जैसा सब कहते हैं कि टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, तो जब आगे किस तरह एक स्टेटमेंट देना एक बात है, दूसरी चीज ये है कि आप बहुत ज्यादा उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा का मतलब ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि उनका एक सिस्टम है जिसको वो चलाएंगे गवर्नेंस में, चाहे वो शरिया हो, इस्लामिक एमिरेट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके, अगर वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि वो अपने यहाँ से जो किस तरह से अलकायदा और आईसिस खुरासान वगैरह इस तरह के जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हटाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, आप देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन आप विश्वास एकदम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि आज तालिबान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, बिकॉज तालिबान का एजेंडा है अफगान स्पेसिफिक, इट इज नॉट बियॉन्ड एनीवेयर एल्स। तो दैट इज, ये इनकी एक खासियत है कंपेयर टू अलकायदा या आईसिस। तो ये चाहते हैं कि किसी तरह हम सिर्फ अफगानिस्तान, पश्तून एरिया जो ये सब है इसमें हम कंट्रोल करें। और अब वो इसीलिए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में जैसे ताजिक्स को लेंगे, उज़्बेक्स को लेंगे, अब्दुल्ला है, हामिद करजाई, ये सारे लोग अगर आ जाते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि शायद कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, और चाहे वो काउंसिल में हो या जहां भी। तो उससे ये लोगों को जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस हैं और नेबरिंग कंट्रीज के उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो एटलीस्ट फुलफिल हो जाएंगी। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स है जैसे उसके ऊपर में किस हद तक वो औरतों को पूरा वो देंगे। लेकिन मेरे को एक चीज कहना है कि हम लोग को थोड़ा सा कोशिश रखना चाहिए कि जो ये वीडियोस वगैरह वायरल होते हैं, कई बार ये बड़े पुराने वीडियोस होते हैं और उनको लोग दिखा देते हैं, चाहे वो किसी के फेवर में हो या अगेंस्ट हो, और उससे एक बहुत बड़ा एक सेंसेशनलिज्म क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक उसके बारे में आदमियों को थोड़ा, हम लोग को सबको खुश बिल्कुल इस बारे में जो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं वो उसकी हमारी कोशिश लगातार ही रहती है कि कोई भी ऐसी तस्वीर या कोई भी ऐसा वीडियो हम तब तक ना दिखाएं जब तक कि वो हम उस बारे में बहुत वजाहत तलब जो है हमारे पास ना हो उसकी। तो इसलिए हमारे पास ऐसी कोई तस्वीर इस तरह की नहीं है। फिर भी मैं एक बार मोहिबिल साहब थोड़ा सा आप और वेट करेंगे, मैं फिर से एक बार शैलेंद्र वाघू के पास जाना चाहूँगा। शैलेंद्र, कुछ अपडेट्स और आ रही है क्या? जो बात अभी कह रहे थे त्रिगुनायत साहब के कुछ वीडियोज ऐसे आ रहे हैं जिन पर हम बिल्कुल आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकते, तो ये जो वीडियोज हमने अभी अपने नाजरीन को दिखाया है कि किस तरह से पंजशीर वादी में तालिबान जो है वहां गया और तालिबान के लोगों ने वहां झंडे फहराए गवर्नर हाउस में और महमूद मसूद के घर तक पहुंच गए, क्या इस पर भरोसा पूरा किया जा सकता है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जब पंजशीर की लड़ाई चल रही थी उस वक्त दोनों तरफ से क्लेम्स आ रहे थे। हमने ये भी देखा है कि एनआरएफ की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया, उनकी तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि उन्होंने 1000 तालिबानियों को कैप्चर कर लिया है पहाड़ गिराने के बाद। वहीं तालिबान की तरफ से भी लगातार इससे पहले भी एक स्टेटमेंट आ चुका है कि पंजशीर पर हमने कब्जा कर लिया। तमाम सिर्फ क्लेम्स हैं, ये सारे वीडियोज जो है सिर्फ क्लेम के वीडियोज हैं। खुद तालिबान अब क्योंकि वहां पर सत्ता बनाने वाला है, उनकी तरफ से अगर वीडियो जारी किया जाता है तो जाहिर तौर पर ये तालिबान का क्लेम है, हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर इस वक्त कोई भी इंडियन एम्बेसी, कोई भी एजेंसी, इंडियन एजेंसी वहां पर मौजूद नहीं है। जो भी वीडियोस आपको दिखाई दे रहे हैं पंजशीर से तालिबान की तरफ से जो जारी किए गए हैं या एनआरएफ की तरफ से जारी किए गए हैं, ये सिर्फ क्लेम किए जाने वाले वीडियोस हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वीडियोस भी सर्कुलेट हो रहे हैं जो कुछ टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमानों को दावा किया गया दिखाने का। वो वीडियोस कहां से आए हैं उनका कोई सोर्स हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये जरूर है कि जो तालिबान वीडियो जारी कर रहा है, भले ही वो प्रोपेगेंडा वीडियो भी हो सकता है, लेकिन वो तमाम वीडियोस तालिबान खुद जारी कर रहा है। और उसी तरह से जो क्लेम्स एनआरएफ के रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, वो वीडियोस भी हमने एनआरएफ के हवाले से ही चलाए हैं। तो जाहिर तौर पर इनकी जो वेरिफिकेशन है उसको इंडियन लेवल पे कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये तमाम वीडियोस जो हैं ये सिर्फ जारी किए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि अब तालिबान का कब्जा पंजशीर पे हो गया है। हालांकि एनआरएफ अभी भी ये बोल रहा है कि आज भी उनके जो लड़ाके हैं वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे आज भी मौजूद हैं और रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुआ। मैं मोहिबुल हक साहब को जानना चाहता हूं, मोहिबुल साहब, ये तमाम जो तब्दीलियां हैं
एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ गए हैं, मैंने लगातार स्क्रीन पर दिखाया। मैं चाहूंगा फिर से एक बार स्क्रीन पर फुल स्क्रीन दिखा दें कि किस तरह से तालिबान ने जो वीडियो जारी किया है, किस किस जगह पे तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो पहुंचे हैं। वो बिल्कुल तालिबान ने किस तरह से बजारक पे जो गवर्नर हाउस है वहां पर अपना झंडा लगाया और अहमद मसूद के घर तक पहुंचे, उसका तालिबान ने वीडियो जारी किया है। और साथ ही जो सेंट्रल पंजशीर का जो बिल्कुल मरकजी इलाका है वहां तक तालिबान पहुंच चुके हैं, उसका वीडियो ये जो है जारी किया गया है। थोड़ी मुश्किल जरूर है कि इसकी सदाकत को हम 100% कितना माने या ना माने, लेकिन जो ऐलानात बार बार हो रहे हैं। मोहिब साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या ये एक वजह रही, पंजशीर एक वजह थी कि जुमे के दिन के बारे में जो पहले ऐलान था कि सरकार का की रूपरेखा शक्ल क्या होगी, वो उस ऐलान होगा जो अब तक नहीं हो पाया है? देखिए, जो तालिबान के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में वो कंसेंसस बिल्डिंग है। कंसेंसस बनाना और तमाम स्टेक होल्डर्स के एस्पायरेशंस को सेटिस्फाई करना। जो बहुत ही खुशाइन बात है इस बार के तालिबान में वो ये है कि ये कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट में यानी पार्टीज को या स्टेक होल्डर्स को ले रहे हैं। जिस तरह से वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बार बार बात कर रहे हैं, वो अपने शेयर पावर की बुनियाद पे हुकूमत बनाना नहीं चाहते। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजशीर के क्लेम्स और काउंटर क्लेम से अलग हट करके ये बात माननी होगी कि स्ट्रेटेजिकली पंजशीर चारों तरफ से घिर चुका है और बहुत दिनों तक ये रेजिस्टेंस कायम नहीं रह पाएगा। जब अहमद मसूद अब बात करेंगे तो उनको पोजीशन कमजोर होगी, इसलिए कि वो एक डिफीटेड फोर्स के सिपासालार होंगे। अगर वो पहले नेगोशिएशन में एंटर करते तो शायद उन्हें हुकूमत में ज्यादा बड़ी दावेदारी पेश करने में आसानी होती। तो स्ट्रेटेजिकली ये ब्लंडर है शायद अहमद मसूद के पार्ट पे। अलग बात एक और ये है कि देखिए, तालिबान के पास कुछ और भी चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस ये हैं कि अफगानिस्तान में हमेशा सूरत हाल सिविल वॉर की बन जाती है। तो उनके जो 5 साल का अपने हुकूमत का तजर्बा है और उसके बाद से जो अब वो बहुत लड़ते हुए 20 सालों में आए हैं यहाँ तक, तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो वो टेररिज्म का मामला है, सिविल वॉर का मामला है, इन तमाम चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में उनके पास जो सबसे बड़ी बात है वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है जी, यानी अपनी गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी फराहम करने के लिए उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की जरूरत होती है। और उस जब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की हम बात करते हैं तो उसमें जो यानी जो नॉर्म्स हैं, ग्लोबल नॉर्म्स हैं बिहेवियर के, नेशंस के बीच में जो एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनल लॉ है, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, उन सब चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि तालिबान इसमें काफी हद तक अब तक जो पेशरफ्त कर रहे हैं वो कामयाबी के साथ कर रहे हैं जी। और आखिरी जो चीज वो होगी वो उनकी जाहिर सी बात है जो शॉर्ट टर्म गोल नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म गोल में है, वो है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान। चाइना का इन्वॉल्वमेंट बतौर खास उस सिमत में एक इशारा करता है कि चाइना बहुत ही डीपली इन्वॉल्व होगा अफगानिस्तान के अफेयर्स में और तालिबान से कोलैबोरेशन में। एक सवाल यहां पर मैं पहले मोहिब साहब आपसे ही करना चाहूंगा कि एक तरफ तो खबर यह है कि तालिबान ने ईरान को भी मदऊ किया है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के मौके पर, दूसरी तरफ ईरान से ये बिल्कुल सख्ती से ये बात ईरान की जानिब से आई है कि जो जिस तरह से पंजशीर वैली को सीज किया गया है, ये जो है इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जी है। ये क्या बताने की कोशिश है? ये तालिबान को उसकी हद बताने की कोशिश है या ईरान जो है वो अपनी एक लाइन बिल्कुल क्लियर रखना चाहता है? क्या इसका मतलब है? देखिए, कुछ चीजें कॉमन है। तालिबान यकीनन अफगानिस्तान से यानी तालिबान अमेरिका से नेगोशिएट तो कर रहे हैं, लेकिन तालिबान के जो सोल्जर्स हैं या तालिबान जो कंपोनेंट है उसमें एंटी अमेरिका या एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और यही कॉमन पॉइंट ईरान और तालिबान के बीच में है। लेकिन ईरान एक शिया डोमिनेटेड शिया कंट्री है और तालिबान एक प्रीडोमिनेटली सुन्नी फोर्स है। तो ऐसी हालत में ईरान जाहिर सी बात है हजारात जो आमतौर पे शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और एक बड़ी तादाद अफगानिस्तान में है, उनके जो क्लेम्स हैं या उनके जो अपने ग्रीवांसेस हैं, उनके जो अपने यानी फिक्र है अपने बारे में, उसको ईरान इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसी हालत में ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आना ये इस बात का सबूत है कि ईरान ये चाहता है कि उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, और उनको मौका मिले, इसीलिए ईरान इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहा है।
और जाहिर सी बात है कि एक अगर ऐसी फोर्स उभरती है जो एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म को सब्सक्राइब करती है तो वो ईरान के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होगी और बाकी तमाम नेबरिंग कंट्रीज। मैं यही सवाल त्रिगुनाय साहब आपसे भी करना चाहूंगा, ईरान की ये लाइनिंग इस मौके पर कि जबकि आपको मदऊ किया जा रहा है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के टाइम में, ईरान से सीज ऑफ पंजशीर वैली कंट्रावेंस इंटरनेशनल लॉ। ईरान इज अ पावर इन द रीजन, और ईरान का, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, ये एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है। एक तरफ तो ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड चलता रहा अफगानिस्तान के थ्रू, 4 बिलियन 5 बिलियन डॉलर का ट्रेड कंटिन्यूअस चलता रहा ड्यूरिंग जे भी सारे पीरियड में अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो सैंक्शंस हो या कुछ भी। आज की डेट में भी जब से तालिबान आया 15 अगस्त के बाद से, तब से ऑयल एंड गैस की सप्लाई उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर में ईरान ने सप्लाई किया है। ईरान एक तरह से उनको सपोर्ट कर रहा है। दो कंडीशंस हैं बेसिकली, कि जो वहाँ की शिया कम्युनिटी है, हजारा कम्युनिटी, उसको जो ठीक तरह से रिप्रेजेंटेशन मिले, और उसकी भी कोशिश हो रही है कि वो भी इंक्लूसिव होंगे। अगर तो वो इंक्लूसिव होंगे उस गवर्नमेंट में, तो आप देख सकते हैं कि ईरान का इतना नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि ईरान ने कल एक स्टेटमेंट आज दिया शायद अबाउट पाकिस्तान का, जो पंजशीर के अंदर में पाकिस्तानी फोर्सेस का, एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन की सी खबरें आई हैं कि उन्होंने बॉम्बिंग की है वहां पे, तो उसके खिलाफ ईरान ने काफी अपना ऑब्जेक्शन दिखाया है। तो वो एक, मेरा ख्याल समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान उनका जो है एक उनकी बॉर्डर्स हैं अफगानिस्तान के साथ ईरान के, तो डायरेक्ट अफेक्ट करता है। 3 मिलियन रिफ्यूजीज वहां पे चले गए हैं। तो ईरान एक कंट्री है जिसने कि अभी तक रिफ्यूजीज के लिए खोल रखा है अपना बॉर्डर अफगान रिफ्यूजीज के लिए, तो उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उस चीज का। तो मैं समझता हूं कि ईरान की पॉलिसी बड़ी मैच्योर्ड है इस वक्त इस चीज में, और हो सकता है कि अगर ये बुलाए जाएंगे तो जरूर पार्टिसिपेशन उस वक्त ईरान का रहेगा। जी, मैं एक सवाल यहां पर यह है कि मुल्ला बरादर जो है, जो तालिबान के दूसरे नंबर के लीडर कहे जा रहे हैं अखुंदजादा के बाद, तो मुल्ला बरादर का और भी जो उनके तर्जुमान, उनका भी ये बार बार बयान आया है कि हम जो है एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की कोशिश कर रहे हैं और हमारी जो ये पूरा एफर्ट है। तो त्रिगुनाय साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो इसका मतलब जरा बताएं, दूसरा ये कि अगर इन तमाम ममालिकों, चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, इन्हें अगर न्योता जाता है और हिंदुस्तान को नहीं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? विशाम साहब, बात ऐसी है कि इस वक्त में पाकिस्तान उनके लिए बड़ा सेंट्रल है, इसमें कोई शक नहीं है। थ्रू आउट पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया है, आज भी कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि उनके ISI के चीफ वहां पे गए थे, और वो एम्बेडेड है पाकिस्तान तालिबान के साथ पूरी तरह। दूसरी तरह हक्कानी नेटवर्क टोटली ISI कंट्रोल्ड नेटवर्क है, वो इस वक्त काबुल को कंट्रोल कर रहा है, और वो भी अपना क्लेमेंट है। और उसमें सुनने में ये आया था कि हक्कानी के जो लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, वो शायद अपना ज्यादा बड़ी पोजीशन मानते हैं, वो मुल्ला बरादर को नहीं मानना चाहते हैं सीनियर लीडर। तो ये चीज़ है। ऊपर याकूब का है, जो उमर साहब के लड़के हैं, उनके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। तो वहां पर कई सारे ग्रुप्स हैं जिनके बीच एक कंपटीशन चल रहा है इस तरह का। लेकिन जहां तक फॉरेन पावर्स की बात है, आप देखिए कि चाइना ने बहुत पहले से एंगेज किया तालिबान के साथ में। उन्होंने एक ट्राइलेटरल ग्रुप बनाया अपना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना का। रशिया 7-8-10 साल से पिछले जो है तालिबान के साथ में कांटेक्ट में है। कतर में तालिबान की एम्बेसी है, वहां पर मतलब आप ऑफिस कह सकते हैं। सारा का सारा जो हुआ है निगोशिएशंस कतर के थ्रू हुआ है, और कतर उनका सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल सपोर्टर भी है और रईस कंट्री है, तो वो भी करेगा। तो मेरा कहना यह है कि ये सारे कंट्रीज आएंगे। जहां तक इंडिया की बात है, हमने अभी थोड़े दिन पहले ही उनके साथ बातचीत शुरू करी है जी। तो मेरा शैलेंद्र वांगू, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब बात बहुत हद तक क्लियर है त्रिगुनाय साहब की। शैलेंद्र, मेरा ये सवाल है कि एक तो ये बात वाकई
मतलब हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में जो है वो थोड़ी अलग लगती है कि आईएसआई चीफ का वहाँ दौरा होता है और इधर जो कई ममालिक को जो इन्विटेशन की बात सामने आ रही है कि क्या उसमें फिर इंडिया का नाम शामिल नहीं है, और फिर इस तरह की जो खबर है कि एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में हो रही है, शायद वो इस पर भी बातचीत हो, इस मौजू पर भी। इन तमाम मामलों को देखकर किस तरह की तैयारी और किस तरह का एक मतलब स्टैंड सामने आना चाहिए, क्या सामने बात निकल कर आ पा रही है कुछ, शैलेंद्र? देखिए 15 अगस्त के बाद से ये साफ हो गया था कि अब तालिबान की ही सरकार बनेगी अफगानिस्तान में। हालांकि इसकी जो शुरुआत है वो पिछले साल फरवरी में ही हो गई थी, जब अमेरिका और तालिबान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था और तालिबान के साथ हाथ मिलाया था अमेरिका ने और ये कहा था कि हम वहां से विड्रॉ करने के लिए हम तैयार हैं। और कुछ एक पीस डील जो हुई है दोनों के बीच में, अमेरिका और तालिबान के बीच में, उसमें ये साफ था कि जैसे ही फोर्सेस वहां से निकलेंगी उसके बाद वहां पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। इसकी शुरुआत पिछले साल से ही हो गई थी, लेकिन ऐसे में अफगानिस्तान की जो पिछली सरकार है उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो एक फाइट देंगे तालिबान को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चंद दिनों के अंदर ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। लेकिन अब फिलहाल रास्ता साफ है। पंजशीर इकलौता ऐसा हर्डल कह सकते हैं तालिबान की सरकार बनाने को लेकर, वो अब दूर हो चुका है। अब पंजशीर में भी तालिबान का कब्जा है, तो ऐसे में आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही सरकार वहां पर बन जाएगी। ये तय है कि ईरान की तर्ज पर ही सरकार बनाई जानी है अफगानिस्तान में, जिसमें एक सुप्रीम लीडर होगा जो कंधार से ऑपरेट करेगा, एक प्राइम मिनिस्टर होगा जो काबुल से ऑपरेट करेगा, जिसके तहत सभी मंत्रालय होंगे। लेकिन अभी भी सबसे अहम बात हिंदुस्तान के हिसाब से, भारत के हिसाब से, कि क्या रिकॉग्निशन दी जानी चाहिए या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा, इस बात पर ये डिपेंड करेगा कि वहां पर सरकार किस शेप में आती है। और इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट होती है जिसमें सबको शामिल किया जाता है, तो जाहिर तौर पर भारत भी इस पर फिर एक कॉल ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब तक वहां पर सरकार नहीं बनती है, भारत का उनके इन्विटेशन पे वहां पर जाना भी या भारत का उसको रिकॉग्निशन देना भी, ये अपने आप में भी एक सवाल ही बना हुआ है कि अब ये साफ नहीं है कि वहां पर जो शक्ल होगी तालिबान सरकार की वो कैसी होगी, उसके बाद ही ये सब चीजें बिल्कुल। और शायद इसी तरह का मौकफ जो है वो अमेरिका के साथ साथ बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का भी है। उनका भी कहना है कि वो तालिबान से राब्ते में तो रहेंगे, लेकिन तालिबानी हुकूमत को रिकॉग्निशन अभी ये कबल अज वक्त होगा। अब देखना ये होगा कि हिंदुस्तान जिस मौकफ के साथ आगे बढ़ रहा है, इस मौकफ का फायदा और हमें आगे क्या मिल पाता है, और तालिबान जो इस बात को लेकर बार बार कह रहा है कि हमारे अंदर कोई इंतशार, कोई इख्तलाफ नहीं है, हम बहुत जल्द हुकूमत की तश्कील देने वाले, क़याम हुकूमत करने वाले, लेकिन वो बहुत जल्द का जो वक्त है वो कब आता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और नाज़रीन आपका भी खास